गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर है हमारा 5। चैप्टर का नाम था हमारा कृषि। कृषि के बारे में हम पढ़ चुके थे। फिर हमने पढ़ा था कृषि 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 निर्वाह कृषि और नंबर 2 व्यावसायिक कृषि। निर्वाह कृषि के पार्ट हम पढ़ चुके थे। एक गहन कृषि था, एक हमारा पशुचारण था और दूसरा एक था हमारा स्थानांतरण। फिर हमने व्यावसायिक कृषि के बारे में पढ़ा था। व्यावसायिक कृषि के बारे में पढ़ा था जो कृषि हम किसके लिए उगाते हैं, बेचने के उद्देश्य से उगाते हैं, यानी पैसे के उद्देश्य से उगाते हैं, वो हमारी व्यावसायिक कृषि कहलाती है। और जो हमारी दूसरी वाली निर्वाह कृषि थी, उसमें हम क्या करते थे, अपने खाने के लिए अपने लिए ही कृषि करते थे। तो हमने व्यावसायिक कृषि में विस्तृत कृषि पढ़ ली थी, जिसमें हमने पढ़ा था एक बहुत बड़ी भूमि पर एक ही फसल उगाई जाती है और ये फसल मुख्यतः अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना तथा ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। फिर नंबर 2 आता है हमारा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि भी हमारा हो चुका था। इसमें हमारे कृषि के साथ साथ जैसे पशुपालन आदि चीज़ें भी की जाती है, जिससे हमें जंतुओं से ऊन, मांस, दूध वगैरह भी मिल जाता है। आज हम पढ़ेंगे बागान कृषि। आज का हमारा टॉपिक है बागान कृषि। देखिए, नाम से ही आपको साफ क्लियर हो रहा होगा बागान कृषि। बागान कृषि होता क्या है, जैसे हमारे फूल वगैरह हो गए, जैसे बागान, ये तो इसी को जब हम बड़े पैमाने पे करते हैं तो ये हमारी बागान कृषि कहलाती है। जैसे गर्म तथा नम क्षेत्रों जैसे उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में के कृषकों ने किसी एक फसल विशेषीकरण करना प्रारंभ कर दिया, जो मुख्यतः निर्यात के लिए उगाई जाती है। ऐसे कृषि क्षेत्र बागान फार्म कहलाते हैं। फसल 3 से 4 वर्षों के सावधानीपूर्वक परिपालन के बाद तैयार होती है। इसमें पौधों को पौधशालाओं में उगाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। उन्हें अत्यधिक उपजाऊ भूमि पर रोपित किया जाता है। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि फसल तथा उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले हैं। इस प्रकार उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चाय, कॉफ़ी, कोका, रबड़, गन्ना आदि है। बागान कृषि में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है, अतः यह बड़ी धन संसाधन संपन्न कंपनियों द्वारा अधिकृत कर ली गई है। विशाल बागान कृषि का सर्वप्रथम उपयोग यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा किया गया। अंग्रेजों ने भारत में असम व दार्जिलिंग की पहाड़ियों तथा श्रीलंका में चाय के बागान और मलेशिया में विशाल रबड़ के बागान लगवाए। फ्रांसीसियों ने कैमरून तथा आइवरी कोस्ट में कॉफ़ी तथा कोको के बागान लगवाए। डचों ने जावा में गन्ने के बागान तथा अमेरिका ने फिलीपींस में नारियल तथा गन्ने के बागान लगवाए। देखिए, जो बागान खेती है उसमें हमारी चाय की, कॉफ़ी की और गन्ना हो गया और नारियल हो गई, ये जो सारी फसलें हैं हमारी किस में आती हैं, बागान खेती में। देखिए, जहाँ लिखा भी है इसकी मुख्य फसलें चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, गन्ना आदि है। अब आती है हमारी डेयरी कृषि। डेयरी कृषि में जंतुओं को दूध आदि के लिए पाला जाता है। उनसे प्राप्त दूध से बने उत्पादों को नगरों में बेचा जाता है। डेयरी का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से होता है तथा सारी कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं। शारीरिक श्रम का उपयोग बहुत छोटे पैमाने पर होता है, क्योंकि दूध निकालने तथा उसे बोतलों में भरने का कार्य भी मशीनों द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार की कृषि का विकास यूरोप में हुआ है। विश्व के 3 बड़े क्षेत्र जहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड है। देखिए, जो हमारी व्यावसायिक कृषि है, व्यावसायिक कृषि जो होती है वो एक बड़े पैमाने पर की जाती है। ये हम आगे पहले पढ़ चुके हैं। और इसमें क्या होता है, मोस्टली हम मशीनों का ही यूज़ करते हैं, चाहे वो डेयरी फार्म हो या हमारी मिश्रित खेती हो, बागान खेती हो। जितनी भी हमारी इसमें खेतियाँ होती हैं, जितनी भी हम फसलें उगाते हैं, उसमें जो हमारा शारीरिक श्रम होता है उससे ज़्यादा हम मशीनों पे डिपेंड रहते हैं, मशीनों का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े एरिया में कह लो, ये बहुत एक बड़े पैमाने पर की जाती है। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत के 3 ये हमने पढ़ लिया है। भारत में गुजरात तथा पंजाब में
सहकारिता के माध्यम से डेयरी कृषि बड़े पैमाने पर होती है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संसाधन परिषद झांसी तथा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान परिषद करनाल द्वारा देश में डेयरी विकास पर खोजें की गई। विश्व का मुख्य दुधारू जंतु गाय है, किंतु भारत में मुख्य दुधारू जंतु भैंस है। फिर आती है हमारी शाक कृषि। यह गहन कृषि का एक प्रकार है। इसमें व्यावसायिक फसलों को बाजार से थोड़ी दूरी पर उगाते हैं। यह दूरी इतनी होती है कि इसे ट्रकों द्वारा एक रात्रि में ही तय किया जा सकता है। इस प्रकार की कृषि में सामान्यतः फलों, सब्जियों तथा फूलों की फसलें सम्मिलित होती हैं। हम भारत में विभिन्न नगरों के स्थानीय सब्जी मंडी में इन उत्पादों से लदे ट्रक देख सकते हैं। इस प्रकार की कृषि में खादों तथा सिंचाई के साधनों के विस्तृत उपयोग के साथ साथ वैज्ञानिक साधनों का भी उपयोग किया जाता है। इन उपायों से उगाए जाने वाली मुख्य सब्जियां फली, टमाटर, गाजर, फूल गोभी, बैंगन, कद्दू, पत्ता गोभी, खीरा आदि मुख्य फसल, केला, आम। मुख्य फल कौन कौन से हैं? केला, आम, संतरा, आड़ू, तरबूज, अंगूर आदि तथा मुख्य फूल गुलाब, गेंदा आदि है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, एक शाक कृषि है जो बड़े पैमाने पर जो हमारे मतलब कि व्यावसायिक के लिए की जाती है। ये निर्वाह कृषि के लिए भी की जाती है और व्यावसायिक कृषि के लिए भी की जाती है। लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है, जब व्यावसायिक कृषि के लिए की जाती है तो एक बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। और इसका हम ये देखते हैं कि जिन एरिया में ये की जा रही है वहाँ से जो बाज़ार हो, जहाँ पे इन्हें बेचा जा सके, वो पास में हो, ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो ताज़ी मंडी में पहुँच सके और हमारी जो व्यवसायिक जिस पर्पज़ से हमने की है वो पूरा हो सके। आती है फिर हमारी सहकारी कृषि। भारत के साथ साथ बहुत से देशों में भूमि धारण कृषकों के पुत्रों तथा पुत्रियों के मध्य बंटवारे के कारण भूमि कम हो गई है। कुछ भूमि का क्षेत्रफल इतना कम रह गया है कि इसका उपयोग खेती के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में बहुत से कृषक मिलकर सहकारी समिति बनाते हैं ताकि गहन कृषि की जा सके। इस प्रकार की कृषि में मानव संसाधनों तथा खेती में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों का समिति से सभी कृषक साझा करते हैं ताकि वे भूमि से अधिक उत्पादन कर सके। किसी उत्पाद का बंटवारा भी सबकी सहमति से किया जाता है। कम भूमि धारण वर्तमान समय की एक गंभीर समस्या है, अतः सरकार विभिन्न सरकार की सुविधाएं जैसे बेहतर गुणवत्ता के बीज, खाद उत्पाद के लिए बाजार ऋण आदि सहकारी समितियों को उपलब्ध कराती है। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर एक संगठन बना लेते हैं या एक समिति बना लेते हैं जिसमें जो खेती में जो प्रयोग होते हैं वो संसाधन जुटा लेते हैं और सभी उसका उपयोग करते हैं अपनी कृषि के लिए। ठीक है, फिर है संयुक्त कृषि। संयुक्त कृषि में कृषक व्यक्तिगत रूप से मिलकर कृषि करते हैं। सरकार भी इन्हें संयुक्त रूप से अपने खेतों में कृषि करने की अनुमति देती है। इन खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को उनके कार्य की प्रकृति के अनुसार पूर्व निर्धारित वेतन या उत्पादन का भाग मिल जाता है। इस प्रकार की कृषि को सामान्यवादी देशों जैसे चीन तथा पूर्व यूरोप के देशों में अपनाया जाता है। देखिए संयुक्त कृषि में हमने पढ़ लिया होता क्या है कि जो किसान कृषि करता है उसे क्या होता है, उसका काम करने का जो वेतन होता है वो मिल जाता है एक निर्धारित। उसमें फसलों का उत्पादन कितना हुआ या उसे कितना प्रॉफिट हुआ उससे उसे कोई मतलब नहीं होता। अब आती है हमारी राजकीय कृषि। कृषि की कला व विज्ञान का विकास सदियों पहले हुआ था। सरकार द्वारा भी सीमित भूमि से जितना संभव हो सके उत्पादन प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं ताकि अतिरिक्त भूमि को अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सके। इस प्रकार की कृषि सरकारी वैज्ञानिकों तथा तकनीकी विधियों द्वारा की जाती है तथा इसका मुख्य उद्देश्य अनुसंधान होता है। इसमें प्रयोग के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी तथा यंत्रों का उपयोग किया जाता है। जब कोई तकनीकी अथवा यंत्र उपयुक्त पाए जाते हैं तो सामान्य किसानों को भी उनके उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, अब आती है मुख्य फसलें।
फसलें मात्र हमारे भोजन की आधारभूत आवश्यकताओं को ये पूरा नहीं करती, बल्कि कुछ उद्योग जैसे वस्त्र या चीनी के लिए कच्चे माल भी उपलब्ध कराती है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। अध्ययन की सुविधा हेतु फसलों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। देखिए, फसलों के बारे में हम इससे पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, जो कच्चा माल हो गया या जो भी है। और ये जो हमारी राजकीय कृषि है, इसमें क्या है, सरकार द्वारा भी सीमित भूमि में जितना संभव हो सके उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो ये हमारी राजकीय कृषि कहलाती है। फिर आती है हमारी खाद्य फसलें। खाद्य फसलें जो खाद की आवश्यकताओं को पूरा करती है, वे हमारी खाद्य फसलें कहलाती हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है इसके बारे में, ये फसलें खाद्य पदार्थ की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जैसे अनाज, दालें, तिलहन, पेय पदार्थ, कंद आदि। सब्जी हो गई हमारी, कंद, यहाँ पे अनाज हो गई, दालें हो गई, तिलहन हो गई, और पेय पदार्थ। पेय पदार्थ में हमारे कौन से आते हैं, चाय और कॉफ़ी। नंबर 1 है चावल। चावल को भारत से उत्पन्न हुआ माना जाता है। वर्तमान में चावल विश्व के मुख्य भोजन में से एक है। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या इस उष्णकटिबंधीय अनाज की फसल पर निर्भर है। उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण क्षेत्र, विशेषतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में गर्मी में बोई जाने वाली यह एक मुख्य फसल है। भारत में यह खरीफ फसल कहलाती है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी है, क्या चावल की जो फसल होती है वो क्या कहलाती है, खरीफ फसल कहलाती है। चावल की उत्तम वृद्धि के लिए लगभग 27 सेंटीग्रेड तापमान तथा 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह चिकनी अधोड़ मृदा में अच्छी तरह से वृद्धि करता है, क्योंकि इसे स्थिर जल की आवश्यकता होती है। इसके पौधों की जड़ों का जल में डूबा रहना आवश्यक होता है। जब चावल की फसल के छोटे पौधों को पौधशाला से निकालकर खेतों में बोया जाता है, तो उसे बहुत अधिक देखभाल तथा शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ऊंचे क्षेत्रों में उगने वाले चावल तराई चावल तथा समतल क्षेत्रों मैदानों में उगने वाले चावल शुष्क चावल कहलाते हैं। भारत में चावल मुख्यतः, देखिए ये तराई लिखा है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तराई चावल मुख्यतः गंगा बेसिन तथा शुष्क चावल मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी ढलानों पर उगाए जाते हैं। चावल के मुख्य उत्पादन देश भारत, चीन, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया तथा फिलीपींस है। भारत की चावल की खेती के लिए विश्व के कुछ अन्य उत्पादक देशों में मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा फ्रांस सम्मिलित हैं। अब आता है गेहूँ। गेहूँ को सबसे प्राचीनतम अनाज की फसल माना जाता है। यह फसल उन क्षेत्रों में बोई जाती है जहाँ विस्तृत कृषि की जाती है। यह पश्चिमी विश्व तथा ठंडे क्षेत्रों का मुख्य भोजन है। गेहूं के पौधों को लगभग 27 सेंटीग्रेड के मध्यम तापमान तथा लगभग 40 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अच्छे प्रकार से वृद्धि करने के लिए दोमट मिट्टी तथा उपयुक्त सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि गेहूं की कृषि यंत्रीकृत। देखिए गेहूं की और चावल की कृषि से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे, क्योंकि आपने अब आसपास यह फसल देखी होगी। और किस मौसम में ये उगाई जाती है, कैसी मिट्टी में उगाई जाती है, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो गेहूं की फसल होती है वो अधिकतर सर्दियों में उगाई जाती है, नवंबर के महीने में। और मई जून के महीने में क्या होता है, गेहूँ की कटाई हो जाती है, वो हमारे घर पर आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसे अत्यधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती। गेहूं के एक खेत चावल के खेतों की तुलना में अधिक विस्तृत होते हैं। इस फसल का रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों की अधिक आवश्यकता होती है। देखिए इसमें एक चीज़ बताई गई है, जो चावल की खेती होती है उसमें क्या होता है, शारीरिक श्रम की अधिक आवश्यकता होती है अकॉर्डिंग टू गेहूं की खेती में। गेहूं की खेती में थोड़ा शारीरिक श्रम हमारा कम लगता है, क्योंकि जो चावल के पौधे होते हैं जब वो उगाए जाते हैं तो उन्हें पानी में काफ़ी दिन टाइम तक उन्हें हमें डुबाए रखना होता है, और उसमें थोड़ा ज़्यादा हमें शारीरिक श्रम करना पड़ता है। और गेहूं की फसलों को में तो हम रासायनिक खाद तथा कीटनाशकों का भी अधिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें कीट लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। गेहूं विश्व के शीतोष्ण क्षेत्रों में बोया जाता है। यह शीतोष्ण घास के मैदान जैसे पेरी, स्टेपिस, डाउन आदि में बड़े पैमाने पर बोया जाता है। गेहूं के मुख्य निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया तथा रूस है।
भारत में गेहूं उत्तरी मैदानों में बोया जाता है, जहां की जलवायु तथा अन्य स्थितियां गेहूं के फसल के लिए उपयुक्त है। फिर है हमारा मक्का। भारत में यह मक्का, मकई तथा भुट्टे के नाम से जाना जाता है। इसे खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉर्न तथा यूरोप में इंडियन कॉर्न के नाम से जाना जाता है। यह मध्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मूल फसल है। देखिए आपको यहाँ दिखाया भी गया है ये भुट्टे की फसल, और ये पे यहाँ पे इसे ज्वार भी बोलते हैं, मक्का भी बोलते हैं। यह मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मूल फसल है। नाश्ते में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के साथ साथ यह मांड यानी स्टार्च तथा चिपकाने वाले पदार्थों के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। मक्का की फसल को वृद्धि करने के लिए गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। मोटा अनाज अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका का मुख्य भोजन बन चुका है। देखिए आपने देखा यहाँ पे जो मक्का होती है, कॉर्न, किसी कॉर्न भी कहते हैं, ये कितना अच्छा रहता है। और आपने सुना होगा जो हमारा उसमें खाने में प्रयोग होता है मक्के का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर वगैरह, ये भी हम इसी से प्राप्त करते हैं। यह मुख्यतः उत्तरी अमेरिका में बोया जाता है। इसके पश्चात चीन का उत्पादक में दूसरा स्थान है। भारत में मक्का कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में बोए जाते हैं। फिर आते हैं हमारे मोटे अनाज। मोटे अनाज में हमारी दालें आ जाती हैं। ठीक है, ज्वार, क्या क्या आ गया, ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, रागी आ गया, आदि फसलें मोटे अनाज के रूप में जानी जाती है। मोटे अनाज को भोजन तथा चारे दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए ये ज्वार की खेती है और ये भुट्टे अलग है। मोटे अनाज शुष्क तथा कम शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। इन्हें वृद्धि करने के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर तापमान तथा 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। मोटे अनाज उत्पादक देश भारत, नाइजीरिया तथा चीन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा मोटे अनाजों का उत्पादक है। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में जनसंख्या के एक बड़े भाग तथा मोटे अनाज को मुख्य भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब में मोटे अनाज को पशु आहार के रूप में उपयोग के लिए उगाया जाता है। कर्नाटक तथा महाराष्ट्र मोटे अनाज के लिए अन्य उत्पादक राज्य हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, जो मोटा अनाज होता है उसे फसलों किसके लिए, पशुओं के चारे के लिए भी उगाया जाता है। अब आता है नकदी फसलें। नकदी फसलें कौन सी होती हैं, वे फसलें जो मुख्यतः बेचने अथवा निर्यात करने के लिए उगाई जाती हैं। जैसे हमारे जो व्यापार होते हैं, जिनके रॉ मटेरियल हमें होते हैं, वो नकदी फसलें कहलाती है जो उगाए जाते हैं। जैसे गन्ना हो गया, गन्ना कभी हमारा मतलब कि हम खाने के लिए यूज़ नहीं करते, उससे हमें सब बेचने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, चीनी मिलती है, तो वह एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है। तो ये ऐसी फसलें हमारी क्या कहलाती हैं, नकदी फसलें कहलाती हैं। और भी बहुत सारी फसलें हैं जैसे इसमें दी गई हैं। देखिए यहाँ पर जैसे पेय है, चाय या कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, रेशे, तिलहन, तो ये मतलब कि फसलें हम उपयोग तो करते हैं, लेकिन जैसे हम बोते हैं, जैसे आपने देखा गेहूं का हमने फसल करी और गेहूं को काटा और हमने उसे घर लेकर आ गए, फिर हमने उसे आटा पिसवाया और खा लिया। लेकिन जो ये पेय पदार्थ होते हैं, चाय या कॉफ़ी या गन्ना, तंबाकू, इनको पहले हम कहाँ जाती हैं, ये हमारी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ जाती हैं, वहाँ से ये एक प्रोडक्ट बन के हमारे पास आती है, तब हम इनका यूज़ करते हैं। ऐसे ही नहीं करते हैं। जैसे गन्ना है, आप गन्ने से चाय थोड़ी ना बना सकते हैं, चीनी से ही बनाते हैं, चीनी या गुड़ का ही उपयोग करते हैं। तो उसी यही चीज़ है। वे फसलें जो मुख्य बेचने तथा निर्यात करने के लिए उगाई जाती हैं नकदी फसलें कहलाती हैं। विश्व की मुख्य नकदी फसलों में अनाज पे गन्ना, तंबाकू, रेशे, तिलहन आदि सम्मिलित हैं। अब हम गन्ने के बारे में पढ़ते हैं। गन्ना कैसी पदार्थ है, हमारी बगान खेती में भी आया था ये। गन्ने का उपयोग मुख्यतः चीनी बनाने के लिए किया जाता है। भारत में इसका प्रयोग गुड़ बनाने के लिए भी किया जाता है। यह एक नकदी फसल है जो चीनी मिलों को बेचने के लिए उगाई जाती है। गन्ना बीजों से नहीं बल्कि तनों को रोपित करके उगाया जाता है। एक ही तने का उपयोग एक से अधिक फसलें उगाने के लिए किया जा सकता है। यह एक वार्षिक फसल है, अर्थात इसे तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। इसे उचित वृद्धि के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी तथा लगभग 50
सेंटीग्रेड तापमान एवं नर्म नमीयुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में बड़े पैमाने पर यंत्रों का उपयोग किया जाता है तथा इसे बेचने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। गन्ने का उत्पादन कई देशों जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, मॉरिशस, वियतनाम, फिजी, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत में किया जाता है। भारत गन्ना उत्पादन में विश्व का दूसरा बड़ा देश है। भारत में इसकी कृषि मुख्यतः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में की जाती है। देखिए, यहाँ पर हमने थोड़ा नकदी फसलों के बारे में पढ़ा और जो हमारी गन्ना नकदी फसल है इसके बारे में पढ़ा। इससे आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे। थैंक यू।